पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। कोई भी चैनल आपको ये सॉल्यूशंस नहीं देगा। अगर कोई ऐसा चैनल है यूट्यूब पर तो आप मुझे भी बता सकते हैं, मुझे भी बहुत खुशी होगी, लेकिन ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा। सब केवल ये बताएंगे ये ऐसे कर लेना, इसमें ये करना है, ये इतने नंबर का आएगा और इतने इतने पार्ट में आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा। बस ये चीज़ें आपको मिलेंगी। गुरु ज्ञानी बाबा बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन देने वाला, आपको मार्गदर्शन सही करने वाला कोई नहीं मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की बात करते हैं। इससे पहले मैंने 9th और 10th के कंप्लीट सॉल्यूशंस दिए हैं आपके बोर्ड के लिए। अब आपका बारी है। आपके 12th क्लास के सामान्य हिंदी की बात कर रहे हैं। इसके बाद में आपके दूसरे विषय जो भी हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, सभी के सारे सब्जेक्ट सॉल्व करूंगा, फुल सॉल्यूशन दूंगा। चिंता करने की कभी भी आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इस चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक का बटन प्रेस कर देना है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है आपसे, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो संपूर्णानंद है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ख पाठ है, लल्लू लाल की रचना कौन सी है? तो प्रेम सागर है, ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपका पैटर्न रहेगा 2022 का एग्ज़ाम का, उसी का ये प्रश्न है और उसी का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। आप इन सभी क्वेश्चन पेपर्स का पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे जा करके इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स अभी अभी अवेलेबल कराए गए हैं 2 दिन 3 दिन पहले, और ये सारे के सारे, सबसे पहले 9th का पेपर आया था, सारे सॉल्व करा दिए थे हमने। अभी 10th और 12th दोनों के एक साथ में आ चुके हैं, तो 10th और 12th को दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ और सभी के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कराऊंगा। आपको घबराने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक हैं? तो वो हैं यशपाल, ठीक है। इसके बाद में आपका घ ऑप्शन जो है, आवारा मसीहा के रचनाकार जो हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम घ के बाद में ड क्वेश्चन पे। ड में आपका पूछा गया, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं? तो कौन है वो? हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कामयानी किस युग की रचना है? तो ये छायावादी युग की रचना है, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लास्ट तक दूंगा, घबराने की जरा भी जरूरत नहीं। निम्नलिखित कवियों में से किन्हीं में से कौन प्रगतिवाद युग का है? तो वो अग्रदास है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ग पार्ट जो है इसमें है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है 1943 ईस्वी है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें आपका द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो कौन सी वो रचना नहीं है? तो यहाँ पे आ जाएगा घ ऑप्शन, यानी कि आपका कामयानी, ठीक है, द्विवेदी युग का। इसके बाद आपका ड ऑप्शन जो है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? तो मामा जो है ये महाकाव्य नहीं है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह का पैसेज आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पैटर्न यही रहेगा, इसको मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि पैटर्न क्या रहेगा। नंबर ये इसी तरह से बटे रहेंगे, क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे आपको, बिल्कुल सेम टू सेम जो पेपर आप देख रहे हैं ऐसा का ऐसा ही पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। बस हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन चेंजेस का मतलब हो गया कि 3 नंबर क्वेश्चन की जगह 4 नंबर क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 की जगह इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक गद्यांश आएगा जिस पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको बताना है। सबसे पहले तो इस गद्यांश का संदर्भ मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से लिया गया है या उद्धत है, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ मतलब तत्व या फिर जो सामग्री है जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न इसी में पूछा गया है कि रेखांकित पद जो यहाँ पे दिया गया था वहाँ से मैंने ये रेखांकित लाइन उठाई है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा? इसको हमें जो है व्याख्या करके बताना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हम कर सकते हैं। विद्वान जो लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं और इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा यानी वस्तुओं यानी रत्नों को धारण करने वाली भी है। बहुमूल्य रत्न, धातुएं और खनिज पदार्थ, अन्न, फूल, फल, जल, इस प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, ये हमारा प्रगाढ़ परिचय होना चाहिए, ये हमें या फिर हमें इससे परिचित होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रेखांकित से जो आपका वर्ड थे इनके हमने
व्याख्या करती है। ठीक है, अब इसका चौथा जो प्रश्न पूछा गया, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसका चौथा जो प्रश्न पूछा गया, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। पांचवा क्वेश्चन है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए यह आवश्यक है, पृथ्वी की कोख में भरी अमूल्य निधियों, पृथ्वी में पोषित अनेक प्रकार की धातुओं और पृथ्वी की देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टी आदि की सही प्रकार से जांच पड़ताल या परीक्षण करा कर के देखा जाए कि यह सब किस दृष्टि से उपयोगी है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। और इसका अथवा पार्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते थे। मैंने कोई भी अथवा में से एक करना है तो आपको कोई भी मैंने एक का आंसर दिया है। ठीक है, तो आप इस गद्यांश का भी उपयुक्त शीर्षक, संदर्भ और रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसके अलावा लेखक क्या कहना चाहता है ये आप देखें। यहाँ पर लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, ये और गद्यांश का भाव स्पष्ट करना है और गद्यांश की भाषा शैली की विशेषता बतानी है। तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैंने एक आपको कोई भी क्वेश्चन का अथवा पार्ट में से कोई भी एक करना है, या तो मेन क्वेश्चन करना है या अथवा करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया गद्यांश है, इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ पे 2 लाइन अंडरलाइन है। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ वगैरह लिखना है आपको। तो ये आपको गद्यांश मिल जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो डायरेक्ट बोर्ड की वेबसाइट से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, ये वाला जो आपका प्रश्न नंबर 4 का गद्यांश है, इसको हम पढ़ेंगे और इसके बाद में प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ पर है पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है। तो संदर्भ प्रस्तुत, संदर्भ हम लिखेंगे, यहाँ पे डॉट लगाना भूल गया, यहाँ संदर्भ के आगे डॉट लगा के लाइन खींच दें। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित केकई का अनुपात शीर्षक से उद्धत है या लिया गया है, ये अनुताप से। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या इस प्रकार है, सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, तथापि मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। ये रेखांकित जो अभी 2 लाइनें हैं उसका ये हिंदी अनुवाद है या व्याख्या आप बोल सकते हैं। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार का जिक्र हुआ है। इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पद्यांश का भाव हम स्पष्ट करते हैं, दुर्बलता की ही चिन्ह विशेष शपथ है। इस पंक्ति में केकई ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए पंचवटी में उपस्थित सभा और श्री राम के समक्ष कहा था, जिसका आशय था कि सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, तथापि मुझे अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं रह गया है। इसके बाद इसका 5वां पार्ट यानी 5वां क्वेश्चन है, भाषा की विशेषताएं बतानी है। तो भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, इसमें शांत रस और सवया छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये आपके 5 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब इसके अथवा पाठ अगर आप वो नहीं करना चाहते थे तो अथवा पाठ वाला, लज्जाशीलता पथिक वाला, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से इस क्वेश्चन को करें या उस क्वेश्चन को, कोई भी मैं एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगा हर क्वेश्चन का। यहाँ पे इस उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, अंश की व्याख्या करनी है, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में आप क्या कहना चाहती हैं ये आप बताएं, मतलब राधा क्या कहना चाहती है ये बताना है, और होठों की ओ कमल मुख में अलंकार आपको बताना है, और जलद और कृषक ललना का अर्थ आपको बताना है। तो इस तरह से ये प्रश्नों के आप उत्तर दे सकते हैं। चाहे तो जो मैंने प्रश्न के उत्तर अभी दिए हैं उसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद 5वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। किसी भी एक लेखक का आपको करना है। यहाँ पे आचार्य हैं और उसके बाद में आपका कलाम है और आपका शरण अग्रवाल है, इनमें से किसी का भी। तो हमने जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन लिया है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जीवन परिचय में आचार्य हजारी प्रसाद जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। पिता का अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिष्मती था। ठीक है, पिता का अनमोल द्विवेदी था और माता का नाम ज्योतिष्मती था।
आप सरयू पारीण ब्राह्मण थे, ये मतलब ये ब्राह्मण थे। ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है समझना है कि क्या क्या लिखना है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी का यह महान साहित्यकार संसार को सूना करके पंच तत्वों में लीन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे की बात बताते हैं। साहित्यिक सेवाएं या रचनाएं हम बता सकते हैं। द्विवेदी जी का हिंदी निबंध और आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलिट की उपाधि प्राप्त की, डाइट की, और कई विभागों के अध्यक्ष और श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में कार्य करते रहे, ठीक है। अब इनकी कृतियाँ जो है उनकी बात करें तो इनकी कृतियाँ जो हैं इस प्रकार से। कबीर सन 1942 और नाथ संप्रदाय 1950, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, साहित्य का मर्म 1949, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना और मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी काव्य, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। निबंध संग्रह की बात करें तो इसमें कल्पलता, अशोक के फूल और विचार और वितर्क, विचार प्रवाह और कुटज और विष के दंत, इस तरह से इनके हैं। और उपन्यास की बात करें तो इनके उपन्यासों में शामिल किया जा सकता है, जिसमें बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पूर्ण नवा और अनामदास का पोथा, ठीक है, और अनामदास का पोथा। उसके बाद भाषा शैली की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद जी का भाषा जो व्यवहारिक, सांस्कृतिक और आपका पांजल परिमार्जित खड़ी बोली है। इसके साहित्य में वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक और गवेषणात्मक के दर्शन होते हैं। और साहित्य में स्थान की बात करें इनकी तो साहित्य में स्थान कुछ इस प्रकार से है। हजारी प्रसाद जी ने सूर, कवि और तुलसी आदि पर जो विद्वतापूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं वे हिंदी में पहले नहीं लिखी गई हैं। उनका निबंध जो है साहित्यिक हिंदी की स्थायी निधि है और उनकी समस्त कृतियों पर उनके गहन विचारों और मौलिक चिंतन की छाप है। विश्व भारती आदि द्वारा द्विवेदी जी ने संपादन के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त की। तो ये तरह से हम साहित्य में स्थान वगैरह और सारी चीज़ें हमें लिखनी होती है, ध्यान रखना है। इसका ख पार्ट में आपसे पूछा गया है ये निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। मैथिली शरण गुप्त है, पंत हैं और रामधारी सिंह। तो हमने मैथिली शरण गुप्त के बारे में लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कोई भी एक ही करना है। तो उनका बता सकते हैं कि गुप्त जी का जो जन्म है वो चिरगांव यानी झांसी में सन 1886 ईस्वी में संवत 1943 में हुआ। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य के से विशेष प्रेम था और गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर में ही संपन्न हुई। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का देहवासन हो गया। साहित्यिक परिचय में हम लिख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त बाल्यावस्था से ही एक काव्यात्मक प्रति के विद्यमान प्रवृत्ति उनके अंदर विद्यमान थी। ये अल्पावस्था में ही छीट-फूट कविताएं करते थे, उनकी रचनाएं करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा में समृद्ध किया, वो धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता लेखन का प्रारंभ सन 1909 ईस्वी में हुआ, किंतु इन्हें ख्याति सन 1912 में यानी कि लगभग 3 साल बाद में मिली। प्रकाशित एक पुस्तक हुई थी भारत भारती, जिसके पश्चात इनको मिलना शुरू हो गया। इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी विख्यात किया गया था इसी द्वारा, भारत भारती के द्वारा। और खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण करने एवं उसके विकास में गुप्त जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया। वे द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। इनकी कृतियों के बारे में बात करें तो इनकी बहुत सारी 2 तरह की रचनाएं हैं, क्या अनुदित और एक मौलिक। अनुदित और मौलिक रचनाओं में उन्हें साहित्य में विशाल स्थान दिया और इनका विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है। और मौलिक रचनाओं में उन्होंने जो है भारत भारती, साकेत और यशोधरा नाम से दी। और अन्य जो उनकी मशहूर रचनाएं जो है जिसमें जयद्रथ, वध है, अनद है, द्वापर है, झंकार है, पंचवटी है, नहुष है, पृथ्वीपुत्र है, प्रदक्षिणा है और सिद्धराज है, इस तरह से। और अनुदित रचनाएं जो हमने पूछा था, अनुदित रचनाएं ऊपर बताया था, इसमें प्लासी का युद्ध है, मेघनाद वध है और व्रत संहार आदि इत्यादि।